आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक व्यापार की नहीं है। ये ग्रामीण भारत के उन लाखों लोगों के सपनों, उनके कड़े संघर्षों और कभी ना टूटने वाली उम्मीदों की कहानी है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आरसीएम यानी आरसीएम सिर्फ एक नाम नहीं है। ये उन लाखों आंखों की दास्तान है जिन्होंने शायद पहली बार बंद कमरों की घुटन से निकलकर खुले आसमान को छूने का एक बहुत बड़ा सपना देखा था। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक छोटी सी पगडंडी पर चलने वाला कोई इंसान अचानक बड़े शहरों जैसी चौड़ी सड़कों के सपने देखने लगता है। 1990 के दशक में जब हमारा भारत बदल रहा था ना, तब गांव और कस्बों में एक अलग ही तड़प थी। लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें आर्थिक आज़ादी चाहिए थी। एक ऐसी आज़ादी जहां सफलता पाने के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर का मोहताज ना होना पड़े। वैसे ये जो सफर है ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। 1977 में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बहुत ही साधारण से टेक्सटाइल बिजनेस से कहानी शुरू हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि साल 2000 में वो एक डायरेक्ट सेलिंग क्रांति का बीज बो देगी, और वही बीज 2020 की महामारी में डिजिटल रूप लेकर उभरा। 2021 में कड़े सरकारी नियमों की कसौटी पर खरा उतरा, और आज 2026 आते आते एक विशाल इकोसिस्टम में बदल चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 के उदारीकरण ने शहरों को तो चकाचौंध से भर दिया, लेकिन गांवों की हकीकत अभी भी वैसी ही खुरदरी थी। विदेशी कंपनियां आ रही थीं, लेकिन एक आम ग्रामीण युवा के हाथ बिल्कुल खाली थे। ना रोजगार था, ना ही अपना व्यापार शुरू करने के लिए कोई पूंजी। बड़े शहरों की उस चकाचौंध के बीच खड़ा वो युवा खुद को बहुत अकेला और पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या है। उसे एक ऐसे मौके की तलाश थी जहां बिना लाखों रुपए लगाए वो भी एक उद्यमी बन सके। और शुरुआत का वो दौर, सच कहूं तो आज शायद उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, शुरुआती लोगों के पसीने की असली बूंदें हैं। सोचिए, गांव-गांव जाकर साइकिलों के पैडल मारना, बस का चंद किराया बचाने के लिए तपती धूप में मीलों पैदल चलना। लोग चेन सिस्टम बोलकर मजाक उड़ाते थे, तिरस्कार करते थे। खेतों में छोटी दुकानों में बैठकर उन्होंने लोगों को सपने दिखाए। हर शाम नाकामयाबी का सामना करना और हर सुबह उसी उम्मीद के साथ फिर से उठ खड़े होना, यही उनका असली संघर्ष था। इतने तिरस्कार के बाद भी वे डटे रहे, और फिर संस्थापकों ने इसका एक ऐसा हल निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्विक शॉप मॉडल। यह सिर्फ लोगों को जोड़ने का कोई खेल नहीं था, ये हर आम इंसान को अपने ही इलाके का एक छोटा उद्यमी बनाने की एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। एक लोकल दुकान और नेटवर्क मार्केटिंग का ये अनोखा संगम गांव की मिट्टी के लिए बिल्कुल सटीक था, जिसने रातों रात एक आम आदमी को सीधे बिजनेस से जोड़ दिया। उस वक्त बाजार का नज़ारा देखना बहुत दिलचस्प था। जहां दूसरी कंपनियां बड़े बड़े शहरों में जाकर महंगे और लग्जरी उत्पाद बेच रही थीं, वहीं इस मॉडल ने एक बहुत ही साधारण लेकिन अचूक रास्ता चुना, और वो था आम आदमी के घर का राशन, साबुन और तेल। इस एक फैसले की गूंज बहुत गहरी साबित हुई। इसने गांवों में रोजमर्रा की जरूरतों से ही व्यापार पैदा कर दिया। इसी सादगी ने इसकी नींव को इतना मजबूत कर दिया कि यह मॉडल बाकी सभी से एकदम अलग खड़ा हो गया। और फिर आया 2003 से 2008 का वो दौर, जिसने पूरे देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये एक विस्फोटक विकास का समय था। छोटे छोटे कस्बों की गलियों में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई थी। युवाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। पहली बार उन्हें यकीन हो रहा था कि कामयाबी के लिए किसी बड़ी डिग्री या पारंपरिक नौकरी की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा नशा था, एक ऐसी सुनामी थी जिसने लाखों लोगों को एक नई आर्थिक सुबह दिखाई। इस दौर ने भारत को एक नई नेटवर्क मार्केटिंग संस्कृति दी। अपलाइन, डाउनलाइन और लीडरशिप जैसे शब्द अब घर घर में गूंजने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा आंखें तब नम होती थीं जब किसी बिल्कुल साधारण से इंसान को हजारों लोगों की भीड़ के सामने स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। वो पिन लेवल्स हासिल करना, BMW और बड़े बंगलों के सपने देखना, उस माहौल में एक ऐसा जादू था जिसने एक आम आदमी की सोच का दायरा हमेशा के लिए बड़ा कर दिया। लेकिन देखिए, हर चकाचौंध के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं। स्टेज के उस शानदार सम्मान और बड़े बड़े सपनों के ठीक सामने एक बहुत ही संजीदा और कठोर हकीकत भी खड़ी थी। आसमान छूते दावों के बीच आय की भारी असमानता और एक बहुत गहरा संघर्ष इस सफर का कड़वा सच था। ये पूरी इंडस्ट्री विवादों और दिल टूटने की उन अनकही घटनाओं से भी गुजरी है, जहां ऊंचे सपनों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला बहुत गहरा और कभी-कभी दर्दनाक साबित हुआ। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है,
क्या ये एक पिरामिड स्कीम है या सच में उत्पादों पर आधारित एक व्यापार? आलोचकों और संशय करने वालों ने बार बार ये सवाल उठाया कि क्या पैसा सिर्फ लोगों को जोड़ने से आ रहा है? बिना किसी का पक्ष लिए हमें इस द्वंद्व को समझना होगा जो आज भी बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि कंपनी ने हर मंच से हमेशा यही दावा किया कि उसका मॉडल पूरी तरह से उत्पादों की बिक्री पर ही टिका है। इस दुनिया की एक सच्चाई और है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यहां हर कोई सफल नहीं होता। बहुत से लोग चंद महीनों में ही थक हार कर पीछे हट जाते हैं। सच मानिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई छड़ी नहीं है। इसके लिए अथक मेहनत, पसीना और एक टीम को जोड़े रखने का भारी तनाव सहना पड़ता है। ये सच है कि कुछ लोगों ने यहां करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि कईयों के हाथ खाली ही रहे। ये रास्ता उनके लिए बिल्कुल नहीं था जिनमें धैर्य की कमी थी। तमाम विवादों और तूफानों के बावजूद कुछ ऐसी बुनियादी ताकतें थीं जिन्होंने इस कंपनी को गिरने नहीं दिया। जरा इन पर गौर कीजिए। गांव में इसकी गहरी जड़ें, आम आदमी की जेब के अनुकूल उत्पाद, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावनात्मक प्रेरणा और परिवार जैसी वो सामुदायिक भावना। इन्हीं मजबूत स्तंभों ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जिसने हर मुश्किल का डट कर सामना किया और कई राज्यों में एक अटूट नेटवर्क खड़ा कर दिया। एक व्यापार को क्रांति बनने के लिए सिर्फ सामान बेचना काफी नहीं होता, उसे खुद बनाना भी पड़ता है। भीलवाड़ा, गुवाहाटी और रुड़की जैसी जगहों पर जब कंपनी ने अपनी खुद की विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाईं, तो यह सिर्फ गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नहीं था। ये उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक गहरा भरोसा देने के लिए था जो घर घर जाकर सीना ठोक कर कह सके कि ये मेरे अपने इकोसिस्टम का उत्पाद है। फिर वक्त बदला और तकनीक ने सब कुछ अपने रंग में रंग लिया। 2010 से पहले जहां पसीना बहाकर सेमिनारों में भीड़ जुटाई जाती थी, वहीं स्मार्टफोन्स के इस डिजिटल युग ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ट्रेनिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने मानो डिस्ट्रीब्यूटर्स की रगों में नया खून दौड़ा दिया। अब दूर दराज के किसी छोटे से गांव में चारपाई पर बैठा व्यक्ति भी अपने अंगूठे के एक इशारे से अपना पूरा बिजनेस कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस पूरे सफर की जो सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी थी ना, वो थी महिलाओं का उदय। ग्रामीण और छोटे कस्बों की वो महिलाएं जिनकी दुनिया अक्सर घर की चारदीवारी और चूल्हे तक सीमित थी, वो अब अपनी स्वतंत्र आय कमा रही थीं। जरा सोचिए उस पल को, जब संकोच में रहने वाली वो महिलाएं हजारों की भीड़ के सामने माइक पकड़कर बेझिझक बोल रही थीं। ये सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं था, ये भारत की आधी आबादी के सशक्त और आत्मनिर्भर होने की एक जीती जागती तस्वीर थी। और फिर आया साल 2020, जब पूरी दुनिया की सांसें अचानक से ठहर गईं। एक तरफ महामारी और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, तो दूसरी तरफ डिजिटल एमएलएम के लिए ये एक अजीब सा टर्निंग पॉइंट बन गया। घर में कैद लोग, अनिश्चितता का डर और ऐसे में जूम मीटिंग्स और वेबिनार्स के जरिए घर बैठे अतिरिक्त आय कमाने की उस अचानक जगी उम्मीद ने इस इंडस्ट्री को एक ऐसी डिजिटल रफ्तार दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2021 से 2024 का समय इस पूरी इंडस्ट्री के लिए परिपक्वता और राहत की सांस लेकर आया। जब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए, तो ये ईमानदारी से काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। फर्जी कंपनियों और रातों रात अमीर बनाने वाले झूठ के व्यापार पर लगाम कसी गई। जो कंपनियां सच्चे उत्पादों पर टिकी थी, उन्हें आखिरकार वो वैधता और कानूनी सुरक्षा मिल गई जिसके वे असली हकदार थे। जरा एक पल रुककर इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए। 2 करोड़ यानी 20 मिलियन लोग। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये उस वजन, उस विशाल पैमाने का प्रतीक है जहां आज डायरेक्ट सेलर्स खड़े हैं। इस एक नंबर के पीछे लाखों परिवारों के टूटे और जुड़े हुए सपने हैं, उनकी बेतहाशा मेहनत है और भारत के सुदूर कोनों में धड़कती हुई उस उम्मीद की गूंज है जिसने कभी हार नहीं मानी। आज जब हम 2026 में खड़े हैं, तो ये इकोसिस्टम अपने सबसे विशाल और शक्तिशाली रूप में काम कर रहा है। 400 से ज़्यादा उत्पादों की लंबी रेंज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हजारों रिटेल पॉइंट्स, देश भर में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और भारत की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के शिखर पर मौजूद होना, ये अब कोई गली मोहल्ले का ऑपरेशन नहीं रहा है। ये देश के सबसे बड़े रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। अगर हम एक पल के लिए रुककर ये सोचें कि इस पूरे सफर की असली विरासत क्या है, तो सच मानिए, वो केवल बैंक खातों में जमा हुआ पैसा नहीं है। भले ही हर व्यक्ति यहां करोड़पति ना बन पाया हो, लेकिन इस यात्रा ने उनके अंदर से जो डर निकाला, जो आत्मविश्वास दिया, मंच पर खड़े होकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बोलने की जो कला सिखाई, वो अनमोल है। लोगों ने गाड़ियां खरीदी, घर बनाए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात,
उन्होंने इस भारी भीड़ में अपनी एक अलग पहचान पाई। भविष्य की ओर देखें तो 2026 और उसके बाद का आसमान बिल्कुल खुला हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स और हेल्थ एंड वेलनेस का विस्तार अब इस व्यापार की नई दिशा तय करेंगे। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, उपभोक्ता का भरोसा बनाए रखना, अपनी टीम को मजबूती से जोड़े रखना और कड़े सरकारी नियमों का पालन करना, यही वो कसौटियां होंगी जिन पर इस इंडस्ट्री को हर दिन खुद को साबित करना ही होगा। सच कहूं तो ये केवल किसी एक कंपनी के व्यापार का इतिहास बिल्कुल नहीं है। ये उस महत्वाकांक्षी और बेचैन भारत की कहानी है जहां लोग बंधी बंधाई नौकरियों और घिसी पिटी जिंदगी से बहुत आगे जाना चाहते थे, जहां धूल भरी पगडंडियों पर चलने वाले ग्रामीण युवाओं ने अपनी किस्मत की रेखाओं को खुद अपने हाथों से बदलने की हिम्मत जुटाई। ये एक बेहतर जिंदगी की सामूहिक और बेहद जज्बाती खोज की कहानी है। और अंत में ये पूरा सफर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या होगा ग्रामीण उद्यमिता का अगला अध्याय? क्या ये व्यापार उन्हीं पुराने जज्बाती और भावनात्मक रिश्तों के धागों से आगे बढ़ेगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स की ये तेज डिजिटल दुनिया एक बिल्कुल नई और अनजान कहानी लिखेगी? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है और हमें ये देखने के लिए उत्सुक छोड़ जाता है कि कल का भारत क्या नया इतिहास रचेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।